एक्सटेंशन बार है आपका रूटीन कंसेप्शन एज न्यूज करंट न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग करंट न्यूज में 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिन में 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। उसमें सबसे अधिक चर्चा रहा है ईरान की समस्या। पहला, ईरान में विद्रोह। दूसरा चर्चा रहा है लैंड फॉर जॉब केस, लालू प्रसाद एंड फैमिलीज। और तीसरा रहा है सोमनाथ की सौर यात्रा। सोमनाथ की सौर यात्रा। तीनों के बारे में आपको सुना, ये न्यूज फॉलो करते होंगे। ये तीनों न्यूज में था 2-3 दिन। सबसे पहले हम देखते हैं ईरान की समस्या क्या है। ये हम रोज सबसे पहले बात चर्चा करेंगे ईरान का विद्रोह। ईरान में 1980 के पहले 1980 के पहले राजा का शासन था। उस राजा का नाम था शाह पहलवी। 1979 में वहाँ एक इस्लामिक क्रांति हुई। इस्लामिक क्रांति मतलब कि वहाँ के जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक समूह के लोगों थे, वो लोग ने राजा का विरोध किया। राजा पर अमेरिका का समर्थक होने का आरोप लगाते थे वहाँ के नाम के लोग। और वो कहते थे कि अमेरिका चूंकि पश्चिमी देश है, पूंजीवादी देश है, तो पूंजीवादी व्यवस्था और पश्चिमी संस्कार परंपरा कल्चर से इस्लामिक मूल्यों को खतरा होता है। अधिकांश इस्लामी देश पश्चिमी सभ्यता, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट से कतराते हैं। वो लोग चाहते हैं कि नहीं, रूढ़िवादी व्यवस्था बनी रहे, लोग धार्मिक मुल्लाओं, धर्म इस चक्कर में पड़े रहे और आगे न बढ़े। क्योंकि आदमी जैसे जैसे प्रगति करता है, भौतिकवादी हो जाता है, अपने कैरियर, अपने बच्चों के भविष्य वगैरह सोचता है, तो धार्मिक मामलों में रुचि कम लेता है। बाकी हर समाज में ऐसा होता है। जो ये नहीं कहते धर्म करने वाले पिछड़े होते हैं, लेकिन अधिकांश समय होता है, फोकस होता है, तो फोकस धर्म पर करते हैं, बाकी और चीज़ों पर धर्म फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ईरान में उन लोगों का सोच ही था कि जैसे जैसे पश्चिमी व्यवस्था में चीज़ों रंग जाएंगे, वैसे वैसे इस्लाम से दूर चले जाएंगे। तो वैसे कुछ समूहों ने मिल करके, एक नेता थे अयातुल्ला खुमैनी, नोट कर, अयातुल्ला खुमैनी, ईरान के नेता थे। ईरान के नेता थे। हाँ, ईरान के धार्मिक नेता थे, मतलब मौलवी टाइप के। अयातुल्ला खुमैनी यह नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में 1979 में
एक ईरानी क्रांति हुई, उसको लोगों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा। इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। में 19 बताया ये क्रांति 1979 में हुई थी, लेकिन साल भर उछल पुछल मार काट लड़ाई झगड़ा चलता रहा और 80 में व्यवस्था बदल गई। मतलब वही जो क्रांति हुआ तो लंबे 79 के अंत में शुरू हुआ था, स्टार्ट 79 में हुआ था, लेकिन 80 में आते आते वो पूरा क्रांति सफल हो गया और राजा जो शाह पहलवी थे उनके सत्ता को उसने हटा दिया। शाह पहलवी जो शासक थे, शाह पहलवी, उसकी सत्ता खत्म हो गई। 1980 से इनका शासन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा पद लिया? इस्लामी क्रांति जब सफल हो गई, ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो गया, तो अयातुल्लाह खोमेनी और राष्ट्रपति नहीं बने। राष्ट्रपति से भी एक बड़े पद को क्रिएट किया गया। उस पद का नाम था सुप्रीम लीडर, धर्म के सर्वोच्च नेता। देखिए 1979 में प्रारंभ हुई इस्लामिक क्रांति। 1919 में प्रारंभ हुई इस्लामिक क्रांति। की सफलता के बाद की सफलता के बाद 1980 में उस समय के ईरानी शासक वहां के राजा शाह पहलवी, लिखा हुआ है शाह पहलवी, ने ईरान छोड़ दिया। पहले उनका परिवार कुछ दिनों के लिए मिस्र गया। मिस्र एक देश है, अब तो अलग कंट्री है मिस्र। इसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में मिस्र कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, जैसे इंडिया भारत इसी प्रकार। मिस्र गया, फिर वहां से अमेरिका के मैरीलैंड में जाकर बस गया। मैरीलैंड एक जगह है अमेरिका में, वहीं जाके बस गया। मैरीलैंड में जाकर बस गया। अयातुल्लाह खोमेनी ने ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद संभाला। सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद संभाला। यह पद राष्ट्रपति से भी बड़ा था। यह पद राष्ट्रपति से भी बड़ा था। अभी सर्वोच्च नेता के अधीन
इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये देख लीजिए पूरा, एक विशेष सुरक्षा दस्ता IRG इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड बनाया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड बनाया गया। इसके अंतर्गत इसकी देखरेख में ईरान की सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे राष्ट्रपति आवास और कार्यालय, सशस्त्र सेना के मुख्यालय, सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय, ईरानी संसद मजलिस, ईरान का संसद में मजलिस, ईरानी संसद मजलिस इत्यादि का नियंत्रण था, अभी भी है, इत्यादि का नियंत्रण रखा गया। ईरानी संसद मजलिस इत्यादि का नियंत्रण रखा गया। मलेशिया के कंट्रोल में पूरा सब चीज था, वहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स सब था, लेकिन एक अलग ही गार्ड बना, इसके नियंत्रण में सबको डाल दिया गया। ये था अयतुल्लाह खोमैनी के नियंत्रण में। IRG सीधे अयतुल्लाह खोमैनी के निर्देश का पालन करती थी, इसको कहीं से निर्देश नहीं मिलता था, इसीलिए ताकतवर था। IRG सीधे अयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में काम करती थी और सिर्फ उनके ही निर्देश का पालन करती थी। खोमैनी के निधन के बाद अली खामनेई उनके उत्तराधिकारी बने। खामनेई ने भी खोमैनी की भांति ही ईरान को कड़े इस्लामिक नियंत्रण में रखा। कड़े इस्लामिक नियंत्रण में रखा, मतलब इस्लामी कायदे कानून वगैरह कठोर वाला ये नियंत्रण में रखा। दिसंबर 25 के अंतिम सप्ताह से ये पृष्ठभूमि हो गया और वर्तमान घटना पैरा चेंज। यह पृष्ठभूमि थी, अब एक्चुअल क्यों न्यूज में अब आ रहे हैं पॉइंट पर। दिसंबर 25 के अंतिम सप्ताह से ईरान में महंगाई के विरोध में उग्र और हिंसक प्रदर्शन हुए।
यह प्रदर्शन ईरान के लगभग सभी प्रमुख शहरों में हुए। ऐसा माना जाता है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का सह है। इन प्रदर्शनों में सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ और अब तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं। संपत्ति का नुकसान हुआ और इनमें अब तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इस आंदोलन को ईरान सरकार झेल नहीं पाएगी और वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कुछ सूत्रों से ऐसी भी खबरें मिल रही है कि अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है। प्रदर्शनकारी वर्तमान इस्लामिक कट्टर शासन को खत्म कर शाह पहलवी के पुत्र जो भाग गए थे अमेरिका, शाह पहलवी के पुत्र रजा पहलवी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। इन आंदोलनों में
ईरान के युवा वर्ग यानी जेन जी जेन जेड कहते हैं, पढ़ते हैं जी हैं। जेन जी की प्रमुख भूमिका है स्टॉप राइटिंग का, इसको इतना करते हैं। हर समाज चाहता है कि दुनिया के कदम से कदम मिला करके हम भी चले। आधुनिक शिक्षा हो, आधुनिकीकरण का लाभ सबको मिले, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, धर्म कर्म रूढ़िवादिता से दूर हट करके हम लोग आधुनिक जीवन जिए। ईरान में खान पान पहनावा सब पर होता है। हिजाब पहनना महिलाओं को जरूरी है। 2-3 साल पहले हिजाब का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ पर महिलाएं बिना पुरुष के अकेले नहीं जा सकती है रास्ते पर। इस्लामिक कट्टरता बहुत ज़्यादा हावी वहाँ पर। दाढ़ी रखना अनिवार्य है, नमाज पाबंदी, जो भी इस्लामिक कानून है उसको सख्ती से लागू किया गया है। वहाँ के लोग उब गए हैं, 80 से झेल रहे हैं, 40-45 साल से वो लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। वो लोग क्रोधित हो गए हैं। अब वहाँ वो लोग क्रोध में चाह रहे हैं कि हम लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहें, पश्चिमी जीवन को शैली को अपना लें। वो लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो लोग उस शासन से उब गए। ईरान एक इस्लामिक देश है। इस्लामिक में भी शिया देश है। मुस्लिमों में 2 महत्वपूर्ण सेक्ट होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक शिया देश ईरानी है। सबसे बड़ा इस्लामिक शिया देश ईरान है। वहाँ बहुत ज़्यादा कठोर कानून है, इसलिए वो लोग वहाँ के लोग उब गए। तो जेन जी युवा वर्ग को कहते हैं। जेन जी समझ में आता है, बड़ा न्यूज में आता है जेन जी। श्रीलंका में सत्ता पलट हुआ, नेपाल में, बांग्लादेश में। एक क्लास लेंगे इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है। युवा वर्ग को आमतौर पर समझ लीजिए जेन जी का। सब अमेरिका करवाता है। हाँ, सब अमेरिका करवाता है। ये तो खैर बात की है, ठीक है। वो इसमें समय का है। ये लोग के आंदोलन किए और क्या सोच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी तो सबको समान अवसर मिलेगा। हम लोग धर्म निजी मामला है, धर्म निजी मामला है। हम चाहे तो मस्जिद में जाएं, चाहे तो न जाएं, मेरे ऊपर है। जबरदस्ती एनफोर्स न किया जाए, यही वो लोग चाहते हैं। यही ईरान का विरोध चल ही रहा है, कंटिन्यू है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अमेरिका हमला भी कर सकता है। ट्रंप को कल ही परसों रिपोर्ट दिया गया वहाँ की सेना ने कि आप इस तरीके से हमला किया जा सकता है। वह मतलब प्लान बन रहा है, हो सकता है हमला हो जाए। एक टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा आज के टॉपिक पर, प्लान फॉर डेवलपमेंट। जिसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में लिख लीजिएगा। ये लालू प्रसाद अगेन। लालू प्रसाद मुख्य रूप से 3 केस में फंसे हुए थे। एक तो चारा घोटाला, तो कितने बार जेल जा चुके, तो मतलब अंतहीन सिलसिला कैसे हो गया है। चारा का केस अभी भी चल रहा है। फिलहाल वो चारा घोटाला बेड पर ही है, तो चली जाए। IRCTC जो पिछले क्लास में लोग देखे थे, रेल मंत्री रहते हुए, और ये भी रेल मंत्री रहते हुए ही केस है। 2004 से लेकर 9 तक वो रेल मंत्री थे। तो IRCTC की तरह यह केस भी हुआ था, लैंड फॉर जॉब केस है। क्या संक्षेप में बताते, बाद में लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो इनके ऊपर यह आरोप लगा है, ये भी 17 में उजागर हुआ था। जब IRCTC घोटाला लागू हुआ था, उजागर हुआ था, एक्सपोज हुआ था, उसी वक्त ये भी एक्सपोज हुआ। तो इसमें यह बताया गया कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों, जान पहचान परिचित लोगों के जो उनके संपर्क में थे, उनसे जमीनें लिखवाए सस्ते दर पर या किसी से गिफ्ट दी, उपहार के रूप में ले लिए। और वो जमीन किनके नाम से है? लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती बेटी, हेमा यादव बेटी और दोनों बेटा तेज प्रताप और तेजस्वी। परिवार के सभी मत लालू जी के नाम पर नहीं। हालांकि वो मास्टरमाइंड थे, रेलवे मंत्री थे वो जी सर, उनके पीए थे भोला यादव, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे।
और एक कंपनी थी एके इन्फो सिस्टम, इसलिए कैसे बताएगा सिस्टम में नाम आया था एके कत्या, हाँ एके इन्फो सिस्टम। इस कंपनी के नाम से बहुत सारी जमीन लिए गए सस्ते दाम पर। देखिए घोटाला कैसा था। हम रेल मंत्री हैं, अपने करीबी लोगों से एजेंट तय कर दिए कि जाइए बताइए किसको नौकरी चाहिए, नौकरी जिसको चाहिए वो जमीन दे दे। तो सीधे जमीन लेंगे शक होगा, तो सस्ते दाम पे ले लिए। आपका बहुत महंगा जमीन है, कुछ हजार कुछ लाख में ले लिए, अब बदले में आपको नौकरी दे दी। और आप उसमें भी खेला क्या किया गया है कि वो जमीन सीधे मेरे नाम से न लिखा गया है, कोई फर्जी बेनामी कंपनी या परिवार के अन्य लोगों को नाम पर गिफ्ट डीड के रूप में भी कुछ जमीन दी गई है, इसी प्रकार ले लिया गया है। और संजोग देखिए ऐसा था कि जब उन लोगों की नौकरी लगी या जब जमीन लिखा गया, उसी के आसपास दोनों बातें हुई। या तो पहले जमीन लिखा गया फिर नौकरी लगी, या तो पहले नौकरी लगी फिर जमीन लिख दिया गया। दोनों ही घटनाएं साथ साथ चल रही थी। पूरा खेल इसी अवधि में हुआ है, 4 से 9 के बीच में जब रेल मंत्री थे। तो यह आरोप है लैंड फॉर्जेट की, जो नौकरी के बदले भूमि घोटाला। सब नौकरी कहाँ दिया गया? ग्रुप डी में, ग्रुप डी और ट्रैकमैन में नौकरी दिया गया। ग्रुप डी और ट्रैकमैन ग्रुप डी ही है, यही नौकरी दिया गया है। मुख्यतः कहाँ दिया गया है? सेंट्रल रेलवे में, मध्य रेलवे का मुख्यालय है वहाँ पे। नौकरी अधिकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दिया गया है। और सवाल है कि वहाँ क्यों दिया गया? तो उसमें सेंट्रल रेलवे में जीएम थे, जब नजर एक जोन का जीएम होता है, तो उनके वो लालू प्रसाद यादव के कोई प्रिय अधिकारी थे, तो उनके हेल्प से। अब मंत्री का सब अधिकारी करीबी नहीं ना होगा, जो अधिकारी करीबी था उन्हीं के सब कोई पैसा मिला होगा, तो जीएम साहब भी उसके बदले में कुछ माल पानी खींचे होंगे, तो अधिकार नौकरी लगा था। इसमें रेलवे के 41 लोग भी फंस रहे हैं। लालू प्रसाद के परिवार के अन्य लोगों के अलावा रेलवे के 41 अधिकारी कर्मचारी भी इस खेल में शामिल थे, वो लोग पर भी केस चल रहा है। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि पिछले हफ्ता में इस केस की सुनवाई थी और इस केस में निर्णय हो गया, 8 या 9 तारीख को था सुनवाई, ये निर्णय हो गया कि केस चलाया जाए। अब तक ये चल रहा था इसी पर विचार कि केस चलने लायक है कि नहीं है। कोर्ट में केस के मेरिट पर सुनवाई होता है। हमने कोई कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट पर मेरिट पर चर्चा होती है कि केस समझने लायक है कि नहीं, ये केस चलने का मुद्दा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी ने बदनीयती से अदालत का समय बर्बाद करने के लिए ऐसे ही केस लगा दिया। तो केस में मेरिट है कि नहीं, तो मेरिट तय पाया गया और केस चलने के लायक माना गया। अब इसका क्या क्या असर हो सकता है? असर ये हो सकता है कि क्योंकि तेजस्वी यादव भी इसमें इन्वॉल्व है, लालू यादव पहले से ही आरोपित हैं, वो कोर्ट के द्वारा उन्हें वर्जित किया गया किसी पद को धारण करने के लिए। अभी लालू प्रसाद यादव चुनाव इसलिए लड़ते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। चारा घोटाला में उनको आरोप तय सजा हो गया है, वो मतलब कि सजा याफ्ता है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया गया है। ऐसा व्यवस्था है सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ इक्वल एडजस्टमेंट कानून में कि जिस व्यक्ति को यदि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो चुका है, वो आगामी कम से कम 6 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है और कोई भी संवैधानिक पद नहीं धारण कर सकता है। पार्टी में पद ले सकता है, क्योंकि पार्टी सरकारी पद नहीं होता है, पार्टी तो अपनी घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको चाहे जो पद दे दे, जो पद ले दे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई संवैधानिक पद नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ा असर क्या होगा? लालू प्रसाद यादव पहले से बैन है, अब तेजस्वी यादव को भी यदि सजा हो जाता है इस केस में, तो उनके ऊपर भी यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है इस केस में, तो भी आगामी 6 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और कोई सरकारी पद के योग्य नहीं रहेंगे। तब फिर से हो सकता है कि तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव है, कितना है ना पत्नी राजश्री की, तेजस्वी की, तो राजश्री को भी हो सकता है दूसरी राबड़ी बनना पड़े। जैसे लालू के बाद राबड़ी के हाथ में कमान आया था, हो सकता तेजस्वी के बाद भी इनको भी कमान, ये इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। ये पूरा पार्टी पर ही संकट हो जाएगा।
तेजस्वी तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय, लालू जी की बेटी में मीसा भारती सबसे एक्टिव रहती है, और एक हेमा यादव जो राजनीति कोई लेन देन नहीं, लोगों भी इसकी लाभान्वित है। तो इतने लोग को जेल हो सकता है। ये था लैंड फॉर जॉब केस। अब आते हैं आज तक की सर्टिफिकेट लिखी है, लिखना ताकि मुख्य बात लिखी। लैंड फॉर जॉब केस लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ घोटाला है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों को बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए हुए, वरना विज्ञापन निकला न मेरिट बना, कुछ नहीं, ऐसे नौकरी दे देगा। बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए हुए उनकी जमीन लेकर नौकरी दे दी गई। ये जमीन बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर ली गई या मुफ्त में उपहार के रूप में ली गई। उजागर हुए इस मामले 2017 में उजागर हुए इस मामले में FIR 2022 में दर्ज किया गया। तो 2022 में दर्ज किया गया और 9 जनवरी 2026 को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली का कोर्ट है राउंड एवेन्यू कोर्ट, जैसे राउंड एवेन्यू कोर्ट, राउंड एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
मुकदमा चलाने की अनुमति दी। यदि इस केस में तेजस्वी यादव को दो साल या इससे अधिक की सजा हो जाती है तो वह भी अपने पिता लालू प्रसाद की तरह कम से कम 6 वर्षों तक न तो कोई चुनाव लड़ पाएंगे, और न ही किसी सरकारी पद को धारण कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो पार्टी की कमान तेजस्वी की पत्नी रेचल, सही नाम इसका ये है रेचल, तेजस्वी की पत्नी रेचल या राजश्री यादव। रेचल मूल नाम है, इस परिवार में आने के बाद का नाम राजश्री यादव कर दिया गया। के हाथों में आ सकती है। ये भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब आते हैं आज के तीसरे टॉपिक। आज तो ज्यादा ही हो गया ना। सोमनाथ की शौर्य यात्रा। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। सोमनाथ की प्रसिद्धि किस कारण है? महमूद गजनी के आक्रमण के कारण। ठीक है। सोमनाथ चर्चा में तो है, लिखना नहीं। सोमनाथ चर्चा में आजकल इसलिए आया पड़ा है 2 बार। गजनी के शासक महमूद गजनी ने सोमनाथ पर बहुत बार आक्रमण किया था, सफलता नहीं मिली। कहा जाता है 17 बार आक्रमण किया था, हालांकि ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। कुल मिलाकर के सोमनाथ तो 7 आक्रमण हुए हैं, उसमें से 2 या 3 आक्रमण ही महमूद गजनी ने किए, 17 बार नहीं किए, तो कितवंती है। 1026 1025 के अंत में अपनी राजधानी गजनी एक प्रांत है, अभी अफगानिस्तान में, मध्य एशिया का एक प्रांत है गजनी, अभी अफगानिस्तान का एक प्रांत है। उस समय एक स्वतंत्र शासन था, महमूद गजनी एक शासक था। उसने अपने लोगों से सुन रखा था कि गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ, समुद्र तट पर ही है,
और उस मंदिर में बहुत संपत्ति है, सोना चांदी बहुत इकट्ठा करके। पिछले क्लास में बताया बैंकिंग में कि पहले लोग मंदिरों में ही धन रखते थे, मंदिरों पर विश्वास था, श्रद्धा थी कि भगवान के यहाँ रहेगा सब सुरक्षित रहेगा। यही बात सही भी थी। यह सुन करके महमूद गजनी ने प्लान बनाया कि हम लोग आक्रमण करेंगे, सब धन लूट लेंगे। ऐसा कहा जाता है, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि सोमनाथ मंदिर के ही कुछ लोग या उस स्थान के लोग, आम नागरिक जो लोभी प्रकृति टाइप के थे या मंदिर की व्यवस्था से नाखुश थे या मंदिर के लोग से ईर्ष्या भाव रखते थे, जो कुछ भी कारण, जो नाराज थे किसी कारण से, उन लोगों में से कुछ लोगों ने गजनी को इन्वाइट किया आक्रमण करने के लिए। समझ गया? मंदिर के धन संपदा, मंदिर की व्यवस्था से हो सकता है अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे काम से कुछ लोग खुश होते, कुछ नाखुश होते ना। आप किसी भी चीज में कितना भी अच्छा व्यवस्था कर लीजिए तो कुछ नाखुश लोग मिल जाएंगे। तो वैसे ही कुछ नाखुश बदमाश लोग जो थे, उन लोगों ने गुप्त रूप से गजनी को इन्वाइट किया था। उसको क्या पता कि इस मंदिर में कहाँ है, वो गजनी में था, तो उनको ये लोग बुलाए थे, ऐसा माना जाता है। और एक रहस्य भी बताया, सोमनाथ मंदिर पर यह 13 मंजिला ऊपर मंदिर था, 13 मंजिला मंदिर था, बहुत बड़ा। एक पताका था, झंडा। कहा था कि वो लोग, एक मान्यता थी कि जब तक वो झंडा लहराता रहेगा तब तक तो मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। यह इतना गूढ़ बात गजनी, महमूद गजनी कैसे मालूम पड़ेगी? तो उसमें आक्रमण किया तो सबसे पहले झंडा ही कटा, और उसके बाद काफी भयानक तोड़ फोड़, लूटपाट, लगभग 70,000 लोग मरे थे उस मंदिर को बचाने में। उस वक्त महमूद गजनी की सेना ने 70,000 मंदिर बचाने वाले लोगों को, स्वयंसेवकों को मार दिया। ये लोग हथियार बनते, वो पूरा हथियार बनते, पूरा अच्छा से तैयारी करके आए थे। ये लोग बस क्या थे, लाठी तलवार भाला ही सब था, और लोग पूरा तैयारी से आए थे, घुड़सवार थे, तेज चलते थे। वो लोग असल में युद्ध करने की मुद्रा में आए थे, और ये लोग बचने के पहले में थे। मरे के बहुत सारे, 70,000 मरे थे। जब महमूद गजनी इस मंदिर में घुसा, प्रवेश किया जीतने के बाद, मतलब सबको मार के, तो एक विचित्र चीज देखा, बहुत बड़ा विराट शिवलिंग बीच हवा में, न वो भूमि पर स्थापित है, न ऊपर से कोई सपोर्ट है, बीच हवा में। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। तो उसके साथ में एक जो उसका अधिकारी था, उसका दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह चारों दीवार और छत और नीचे ये सब चुंबक लगा हुआ है, मैग्नेट है, और शिवलिंग और लोहे का है। बात यही थी। तो उसने बोला ये बात को कि ये शिवलिंग लोहे का है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते यह हवा में लटका हुआ है। तोड़ा गया, बात यही थी, शिवलिंग गिर गया। शिवलिंग को 4 टुकड़ों में बांटा, काट दिया, बहुत बड़ा शिवलिंग तोड़ा। और हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए, मतलब इस्लाम की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए कि भाई लिंग है, बहुत बड़ा शक्ति है, ये है वो है, तो तोड़ दिया। अब तोड़ के कहाँ लगाया, एक अपने देश के राजधानी गजनी में जो सबसे बड़ा मस्जिद था, उसकी सीढ़ियों पर उस शिवलिंग को लगा दिया, ताकि लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो पैरों तलों रोंद के जाए। कितने बदमाश। दूसरा टुकड़ा लगाया अपने राजमहल में, राजमहल के दरवाजे पैसे सीढ़ी पर, वो भी रौंदा जाए। और तीसरा लगाया मक्का के मस्जिद में, चौथा मदीना की मस्जिद में। चारों टुकड़ों को उसने अलग अलग जगह सीढ़ियों पर ही लगवाया ताकि उसको पैरों तले लौटा सके। इतना क्रूरता है। हम लोग को इतिहास में तक यही पढ़ाया गया है कि महमूद गजनी धन के लोभ में आया था। धन के लोभ में तो आया था, कहा जाता है कि 6 टन सोना ले गया था मंदिर से लूट करके। 6 टन सोना, मतलब 6,000 किलो, 6,000 किलो कितना सोना ले गया था। कितना भयंकर, कितना बड़ा लोग किया। और उसके बाद धन तो लिया, लेकिन जब धन से ही लोभ था, हिंदुओं के प्रति नफरत नहीं था, इस्लाम के प्रसार का कोई उद्देश्य नहीं था, तो शिवलिंग को अपमानित क्यों किया? बात दोनों थी, धन की लोभ, इस्लाम का प्रसार, दोनों ही बातें साथ साथ थी। तो उसने ऐसा किया।
तो इस घटना को हो गए कितना साल? आज हम लोग कहाँ है? 1000 साल। इस घटना को हो गए 1000 साल, ठीक है। तो इसी को 1000 साल को याद करके नरेंद्र मोदी गए 6 जनवरी कोई घटना घटी थी 2026 में, तो इसी सप्ताह को मनाया गया है पूरा। तो नरेंद्र मोदी गए वहाँ सौर यात्रा मनाया गया 1000 साल उस आक्रमण का होने का। कम से कम 7 आक्रमण का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला आक्रमण 725 में हुआ था, छुटपुट आक्रमण था, और अंतिम आक्रमण औरंगजेब के जमाने में 1665 हुआ था, अगले औरंगजेब के जमाने में। 1706 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि उस मंदिर में पूजा करना बंद किया जाए। तो बहुत बार बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी सोमनाथ मंदिर बार बार पुनर्निर्माण होता गया, टूटता गया, बनता गया, टूटता बढ़ता गया, लेकिन अभी है और बहुत भव्य रूप में। मैं गया 1951 यदि 1000 साल हो गया महमूद गजनी का आगमन का, एक ऐसे 2026 एक इसको रिलेट किया गया इस यात्रा से, एक पड़ाव हो गया 1951 में। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल चूंकि देश के उसमें उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, जैसे अमित शाह भी गृह मंत्री है, लेकिन अमित शाह उप प्रधानमंत्री नहीं है, उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे पटेल उस समय। तो 1947 के नवंबर माह में वो गए थे वहां पर देखने सोमनाथ के वर्तमान स्थिति में सोमनाथ क्या है, कैसी स्थिति। तो एकदम खंडहर, टूटे फूटे जीर्ण अवस्था में खंडहर में था। तो सरदार पटेल के समुद्र किनारे है, अरब सागर के तट पर बसा हुआ है, वहीं पर हाथ में समुद्र का जल लेकर के वो शपथ लिए थे कि हम इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगे और नए से भव्य रूप में इसका बनेगा। तो उन्होंने प्रारंभ किया। हालांकि उनके बनने इस मंदिर के पूरा 1951 में पूरा होने के पहले ही सरदार पटेल 1950 में मर गए थे। उनके मरने के बाद उनके मतलब एक समर्थक नेता थे KM मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, उन्होंने इसके उस मंदिर निर्माण को पूरा किया जनता के धन से। जनता और सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का सोच था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, किसी धर्म विशेष के धार्मिक इमारत को बढ़ाने के लिए सरकारी संसाधन का उपयोग करना उचित नहीं है, यह पंडित जी की सोच थी। तो खैर सरकार का कोई लेन देन नहीं था, लेकिन अब आम प्रयासों से ये बना, बहुत भव्य मंदिर बना। इसका उद्घाटन 11 जनवरी 51 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, देश के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने उद्घाटन किया था। उस घटना को भी 75 वर्ष हो गया। कल 11 जनवरी था, कल नरेंद्र मोदी गए थे उस सौर यात्रा के उपलक्ष्य में, वहाँ गए, बहुत दिन भर पूजा पाठ किए। वहाँ पर कौन सा कहते हैं, शंकर जी को क्या कहते हैं, सावन महीना बोलता है रुद्राभिषेक, ओके। तो इस घटना को हो गए 75 साल। तो दोनों ही घटनाओं को याद में ये सौर यात्रा मनाया जा रहा है सोमनाथ में। गजनी के आगमन को 1000 साल और नए मंदिर को बने हुए 75 साल हो गए। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर बहुत बड़ा समारोह मनाया गया, उसी को गौरवान्वित करने के लिए मनाया जा रहा है। इसी का सोमनाथ सौर यात्रा। ये यात्रा यही बताया कि बार बार तहस नहस होने के बावजूद भी अभी भी गौरवमय रूप से मंदिर मौजूद है और भव्य स्वरूप में मौजूद है। अब तो देखने अच्छा ही होगा। चलिए ओके, आज का CNN टॉपिक बंद कर दीजिए।